कहानी की शुरुआत में हमें रिहायू को दिखाया जाता है जो कि इस समय सो रही होती है। उसके डैड उसे उठाने के लिए आते हैं ताकि वो सुबह की प्रेयर पढ़े। और जब वो सुबह की प्रेयर पढ़ रही होती है तो उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। अब वो फटाफट अपनी प्रेयर खत्म करके जब बाहर आती है तो वो देखती है कि कुछ लोग उसके डैड पे हमला कर रहे हैं। हालांकि रिहायू उन्हें बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा थे तो रिहायू कुछ कर नहीं पाती और वो लोग उसे मार के बेहोश कर देते हैं, जिस वजह से रिहायू अपने डैड को नहीं बचा पाती। फिर रिहायू और उसका भाई अपनी नानी के घर आ जाते हैं रहने के लिए। अब इसी तरीके से 2 साल बीत जाते हैं और रिहायू एक कपड़े की शॉप पे काम करने लग जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों से रिहायू की कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता था कि जो रिहायू के डैड हैं वो ब्लैक मैजिक करते थे और इसी रीजन की वजह से उनकी मौत हुई थी, जो कि सरासर एक झूठ था। लोग इन अफवाहों को सच मानते थे और इसी वजह से वो रिहायू और उसके भाई से अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। एक दिन जब रिहायू काम से वापस आती है तो वो देखती है कि उसके अंकल उसकी नानी से बात कर रहे हैं कि वो रिहायू के डैड की जो जमीन है वो उसे उसके नाम कर दे ताकि वो उसे बेच सके। अब ये बात जब रिहायू सुन रही होती है तो उसे काफी बुरा लगता है और वो साथ ही साथ ये भी सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि कोई भी मेरे डैड को पसंद नहीं करता और आखिर क्यों वो उसके घर और जमीन को बेचना चाहते हैं। अब इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए वो अपने डैड के टीचर के घर पे आ जाती है, जहाँ पे उसे अपने डैड की एक छड़ी दिखाई देती है जिसमें कि एक सांप का चेहरा भी बना हुआ था। यहाँ पे वो टीचर उसे मना करता है कि वो इस छड़ी से दूर रहे, लेकिन जब रिहायू उस छड़ी को दोबारा देखती है तो उसे कुछ फ्लैशबैक याद आते हैं। यहाँ पे उसकी मॉम को एक बार सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत उस समय काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अब खैर यहाँ पे वो टीचर रिहायू को ये बताता है कि जो तुम्हारा पुराना घर है वो एज अ प्रेयर रूम की तरह यूज हो रहा है और तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। अब हमें प्रेयर रूम का यानी कि रिहायू के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी नमाज पढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे बार बार कोई उस आदमी के कंधे पे हाथ रख रहा होता है। यहाँ पे ये चीज उसके साथ 1 मर्तबा 2 मर्तबा इसी तरीके से लगातार हो रही थी। इतना होने के बावजूद भी वो इंसान कंटिन्यूसली अपनी नमाज पढ़े जा रहा था। फिर अचानक से यहाँ की लाइट चली जाती है। इस बार तो वो इंसान काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सी रूहें यहाँ पे आ जाती है और वो भी नमाज पढ़ रही होती है। और जब आदमी मुड़ के उन्हें देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे रिहायू उसे भागते हुए देख लेती है। असल में रिहायू यहाँ पे अपने पुराने घर को देखने के लिए आई होती है। अब क्योंकि ये जगह प्रेयर पढ़ने की जगह बन चुकी थी तो रिहायू यहाँ पे नमाज पढ़ने लगती है। अब उसके साथ भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें अजीब होने लगती हैं। जैसे ही रिहायू नमाज पढ़ना शुरू करती है तो तुरंत ही लाइट चली जाती है और उसके इर्द गिर्द कुछ औरतों की आत्माएं आ जाती हैं। अब इन सबको देख के तो रिहायू बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए भागने लगती है, लेकिन भागते समय वो एक पर्दे में फंस जाती है। और फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रिहायू के डैड किस तरीके से पोजेस्ड लोगों से आत्माओं को निकालते थे। अब यहाँ पे रिहायू के डैड उस पोजेस्ड आदमी के अंदर से इविल एनर्जी को बाहर निकालते हैं और फिर रिहायू के डैड के मुंह से एक सांप निकलता है जो उस पोजेस्ड आदमी के सांप से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पे जो सांप रिहायू के डैड के मुंह के अंदर से निकला होता है वो रिहायू के पास आता है और उसे काटने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे काट पाता रिहायू के डैड उसे पकड़ लेते हैं और एक छड़ी में बदल देते हैं। और यही वो छड़ी होती है जो कि उसने अपने डैड के टीचर के घर पे देखी होती है। अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रिहायू उस घर से सुबह सुबह निकल रही होती है और अपने डेली रूटीन की तरह अपने काम पे आ जाती है। अब यहाँ पे रिहायू की शॉप पे काफी ज्यादा कस्टमर आ रहे होते हैं, जिसे देख के सामने वाली जो शॉप होती है उसकी शॉपकीपर रिहायू को बुरा भला बोलने लगती है। उसकी बातें सुन के रिहायू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे रिहायू की आंखें एकदम सफेद हो जाती है और वो शॉपकीपर को मारने के लिए आ जाती है। ये देख के आसपास के सभी लोग रिहायू से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन लड़ाई को शांत करने के लिए वो दोनों को रोकते हैं। अब मामला शांत होने पर जो रिहायू का दोस्त होता है वो सभी को समझा रहा होता है कि असल में रिहायू अपने पुराने घर में गई थी और उस घर में काफी ज्यादा सोल्स रहती हैं। ऐसा हो सकता है कि रिहायू पे किसी सोल ने कब्जा कर लिया हो और इस समय रिहायू पोजेस्ड हो। खैर अब इन सभी चीजों से रिहायू काफी ज्यादा डर जाती है और वो सहमी हुई अपने घर पे आ जाती है। अब यहाँ पे रिहायू अपनी नानी से अपने डैड के बारे में पूछ रही होती है कि आखिर वो क्या काम करते थे। उसकी नानी सिर्फ उसे यही जवाब देती है कि वो पोजेस्ड हुए लोगों का एक्सोर्सिज्म करते थे और इसमें जो भी सोल निकलती थी वो उसे कमरे में बंद कर दिया करते थे। और इसी कारण से जो तुम्हारा घर है वो एक बुरी आत्माओं का अब अड्डा बन चुका है। यहाँ पे वो रिहायू को भी सख्त मना करती है कि आज के बाद से तुम वहाँ पे मत जाना, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन पता नहीं कैसे अगले दिन रिहायू पोजेस्ड हो जाती है
और वो उसी घर के आगे पहुंच जाती है। अब यहाँ पे वो देखती है कि यहाँ पे एक और आदमी प्रेयर पढ़ने के लिए आया हुआ है, लेकिन उसे झुकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। उस आदमी को खुद को नहीं पता होता कि उसके पीछे कौन है, लेकिन रिहायू दूर खड़ी ये देख रही होती है कि असल में उसके पीछे बच्चे के रूप में एक जिन लटका हुआ है। अब उस आदमी के बाद रिहायू यहाँ पे प्रेयर पढ़ने लगती है, जहाँ पे फिर से उसे काफी ज्यादा सोल्स दिखाई देती हैं। इस पर रिहायू उनके पैरों पे ध्यान देती है, जो कि काफी ज्यादा डरावने थे, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद रिहायू अपनी प्रेयर पढ़ना जारी रखती है। उसके प्रेयर पढ़ने की वजह से वहाँ की आत्माओं को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर वो सोल्स रिहायू को डराने की कोशिश करते हैं। अब रिहायू उनसे डर के पीछे की तरफ गिर जाती है, जहाँ पे जमीन पे और भी सोल्स लेटी हुई थी। अब यहाँ पे वो सोल्स रिहायू को पकड़ने की कोशिश करती हैं। अब यहाँ पे फिर से रिहायू को पास्ट के विजन आने लगते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रिहायू के डैड एक आदमी का एक्सोर्सिज्म कर रहे होते हैं, जहाँ में बीच में ही रिहायू आ जाती है, जिसकी वजह से उस आदमी के अंदर जितनी भी आत्माएं थी वो रिहायू के अंदर आ जाती हैं और वो उसके शरीर को बुरी तरह पोसेस्ड कर लेती हैं। अब हमें यहाँ पे कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि रिहायू बचपन से ही पोजेस्ड होती है। खैर, अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रिहायू डरती हुई अपने घर पे पहुंच जाती है आधी रात में, जहाँ पे काफी सारे लोग रिहायू को आता हुआ देख लेते हैं कि ये इतनी रात पता नहीं कहाँ से आ रही है, और लोगों को भी यही लगता है कि ये लड़की भी ब्लैक मैजिक करती है, और फिर लोग भी उसे बुरा भला बोलने लगते हैं कि ये भी अपने डैड की ही तरह है। अब यहाँ पे उसकी नानी भी उसे कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें मना करा था कि तुम उस रूम या उस घर के पास कभी मत जाना। यहाँ पे रिहायू उन्हें कुछ जवाब नहीं देती, वो एकदम चुपचाप जाने लगती है। अब वो फिर से अपने पुराने वाले घर में आ जाती है और नमाज पढ़ने लगती है, लेकिन इस मर्तबा उसे अपने सामने दिखाई देता है कि उसके बचपन का रूप यानी कि छोटी रिहायू एक सोल की गोदी में लेटी हुई है। लेकिन अब इस बार जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे किसी और ही डायमेंशन यानी कि एक भूतों की दुनिया में पहुंच चुकी है, जहाँ पे सारी सोल्स उसके पास आ जाती हैं और उसे पकड़ने लगती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाती, एक हाथ आता है और वो रिहायू को बचा लेता है। और जब रिहायू को होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने डैड के टीचर के घर पे थी। यहाँ पे उसके डैड के टीचर उसे बताते हैं कि बचपन में तुम्हें बहुत सारी सोल्स ने पोजेस कर लिया था और तुम्हारा एक्सोर्सिज्म तुम्हारे अंकल यानी कि सहतूत ने करा था, और उन्होंने तुम्हारा एक्सोर्सिज्म ठीक से नहीं करा, इसीलिए वो सोल्स आज भी तुमसे जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें तुम्हारा एक्सोर्सिज्म दोबारा से करना पड़ेगा। अब दिन बीतने के साथ साथ रिहायू की तबीयत और भी खराब होने लगती हैं, उसे हर जगह सोल्स दिखाई देने लगती हैं, यहाँ तक कि अपने काम की जगह पे भी। जब रिहायू की नानी बाजार में कुछ सामान ले रही होती है, तब बाजार में एक आंटी रिहायू की नानी को बुरा भला बोलने लगती है। ये देखकर रिहायू अजीब से होने लगती है, जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही हो। फिर रिहायू के मुंह से एक सांप निकलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके डैड के मुंह से निकलता था। अब वो सांप जाके उस आंटी को काट लेता है। अब ये सब देख के गाँव वालों को तो यही लगता है कि हो ना हो ये जो इसकी रिहायू की नानी है और ये जो रिहायू है ये ब्लैक मैजिक ही करते हैं, और फिर वो सभी ये फैसला कर लेते हैं कि हमें इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उस बूढ़े टीचर ने आके मामले को शांत करा और सबको ये कहा कि तुम सभी को जल्दी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए और तुम लोगों को कोई हक नहीं है कि तुम किसी को गाँव से इस तरह निकालो। लेकिन अब रात होने पर हमें एक डरावनी चीज दिखाई जाती है। रिहायू के शरीर से वही अजीबोगरीब एनर्जी निकलती है और वो एक सांप के रूप ले लेती है, और अब वो सांप उसी लेडी के घर पे जाता है जिसने रिहायू की दादी को मजाक उड़ाया था और उसे बुरा भला बोला था। अब इस घटना के बाद गांव वालों को यही शक होता है कि हो ना हो ये रिहायू की नानी नहीं करा है। यहाँ पे वो लोग ये फैसला लेते हैं कि हमें रिहायू की नानी को सजा देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी वो बूढ़ा टीचर बैठा होता है और वो ऐसा करने से मना करता है। अब यहाँ पे वो बूढ़ा टीचर लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें नानी पे इतना ही शक है तो हमें सच वाला रिचुअल करना चाहिए। अब इस रिचुअल में होता यह है कि जो विक्टिम होता है उसे कपड़े में लपेट के लेटा दिया जाता है और उससे उसके गुनाहों को कबूल करने के लिए बोला जाता है। अगर वो गुनाह उसने किए होते हैं और वो उस समय झूठ बोल रहा होता है तो वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर वो गुनाह उसने नहीं करे हैं और वो सच बोलता है तो यहाँ पे फिर उसके साथ विक्टिम के साथ कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जो उसकी नानी होती है वो इस रिचुअल के लिए मान जाती है क्योंकि हकीकत में उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। अब यहाँ पे रिहायू उस रिचुअल में रुकने की जगह अपने पुराने वाले घर में आ जाती है। अब यहाँ पे आके वो प्रेयर पढ़ना शुरू कर देती है और फिर से यहाँ पे बहुत सारी सोल्स आ जाती है जो रिहायू को डराने लगती है। लेकिन आज के दिन रिहायू नहीं डरती, उल्टा वो चीख के सोल्स को ही डराने लगती है। अब यहाँ पे रिहायू के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है
है और फिर हमें उसकी नानी को दिखाया जाता है जो कि इस समय लेटी तो हुई थी लेकिन वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुकी थी। यहाँ पे वो बहुत सारी सोल्स के बीच में थी जिन्हें देख कर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब वो जिस भी कमरे में जा रही होती है उसे बहुत सारी सोल्स दिखाई देती हैं। अब वहीं एक कमरे के अंदर वो रिहायू को देखती है जो कि बहुत सारी आत्माओं के बीच में बैठी होती है। अब यहाँ पे वो डर के मारे चिल्ला पड़ती है और उठ जाती हैं। अब इस असल दुनिया में रिहायू की नानी को जिंदा देखकर अब सभी लोगों को ये बिलीव हो जाता है कि उन्होंने ये गुनाह नहीं करे थे। हालांकि नानी अपनी बेगुनाही साबित कर चुकी थी लेकिन इसके बावजूद वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो इस गांव को छोड़ के चली जाएंगी। अब यहाँ पे रिहायू की नानी रिहायू को ये बताती हैं कि मैं ये गांव छोड़ के यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैंने जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे अंकल के नाम कर दी है। अब यहाँ पे रिहायू अंकल का नाम सुनते ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसकी आंखें काली हो जाती है। अब यहाँ पे उसकी आवाज भी चेंज हो जाती है और वो अपनी नानी से अजीब सी आवाज में कहती है कि मेरी डैड की मौत के पीछे उसी सिंदूर का हाथ है और असल में जो गांव वाले इकट्ठा हुए थे हमें यहाँ से निकालने के लिए वो भी उसे सिंदूर का ही काम था। उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसकी नानी के कान में दर्द हो रहा था और ये सब बोलने के बाद वो बेहोश हो जाती है। इस दिन रिहायू काम पे नहीं गई थी और जब उसे होश आता है वो जब अपनी दुकान पे जाती है तो वो देखती है कि उसकी मालकिन ने उसे ना आने की वजह से उसे काम से निकाल दिया है और उसे उसकी बची हुई तनख्वाह दे के उसे यहाँ से वो भेज देती है। घर आने के बाद रिहायू काफी ज्यादा रोती है। रिहायू इस समय काफी ज्यादा दुखी थी और इसी दुख की वजह से उसके अंदर की पावर निकलने लगती है और फिर से उसके मुंह के अंदर से एक सांप निकलता है और उसकी जो शॉप ओनर होती है उसे वो सांप जाके काट लेता है जिसके बाद उसकी ओनर की भी मौत हो जाती है। अब इस मौत के बाद रिहायू की नानी बुरी तरह डर जाती है। इसी डर की वजह से उसकी नानी को हेलुसिनेशन होने लगती है कि हर जगह पे सिर्फ सांप है। जब रिहायू का भाई उनसे पानी मांगने के लिए आता है तो उसकी नानी काफी ज्यादा डर जाती है और वो देखती है कि उस लड़के के पास एक सांप है। अब वो सांप को पकड़ लेती है और उसे पहले जमीन पे मारती हैं और फिर दीवार पे मारती हैं और जब रिहायू यहाँ पे आती है तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन रिहायू के बोलने के बावजूद उसकी नानी रुकती नहीं। वो सांप को पटकने लगती बुरी तरह लेकिन जब उसकी नानी को होश आता है तो वो देखती है कि असल में उसने किसी सांप को नहीं उसने रिहायू के भाई को ही पटक पटक के मार दिया है। यानी कि हेलुसिनेशन की वजह से वो उस बच्चे को ही सांप समझने लगी थी। अब इस चीज का उन्हें काफी ज्यादा गिल्ट होने लगता है। अब क्योंकि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ही असंतुलित हो चुकी थी तो वो खुद को भी खत्म कर लेती हैं। अब इन सब चीजों को देखने के बाद रिहायू भी बेहोश हो चुकी थी और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक कार के अंदर है। यहाँ पे अभी भी रिहायू की हालत ठीक नहीं थी तो वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब दूसरी मर्तबा जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने अंकल की वाइफ के आगे बैठी है जहाँ पे वो उसे बताती है कि देखो बेटा जैसे तुम संतूर के बारे में सोचती हो वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो उससे कहती है कि देखो सतूत कोई बुरे आदमी नहीं है और ना ही उन्हें तुम्हारे पापा का घर चाहिए और तुम्हारे आगे जो भी मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। ये सब बुरी आत्माओं की वजह से हुआ है। खैर अब रात के समय संतूत की वाइफ जब सो रही होती है तो उन्हें रिहायू का भाई दिखाई देता है यानी कि उसकी सोल और वो उनसे कह रहा होता है कि रिहायू उस पुराने घर में गई थी जिसकी वजह से सोल्स ने उसके शरीर पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया और अगर तुम्हें उसका एक्सोर्सिज्म करना है तो तुम्हें वो सांप वाली छड़ी की जरूरत लगेगी जो कि पापा के टीचर के घर पे है। अब वो ये सारी बातें संतूत को बता देती है। फिर संतूत उस टीचर के घर पे जाता है उस छड़ी के लिए। अब यहाँ छानबीन के दौरान उन्हें काफी सारा सामान मिलता है जिनमें से कुछ सामान ब्लैक मैजिक के लिए यूज होता है जहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि ये जितनी भी चीजें अभी तक बुरी हो रही हैं इन सभी के पीछे इस टीचर का हाथ है। असल में रायू के डैड को मरवाने के पीछे भी इसी टीचर का हाथ था। अब ये सब जानने के बाद संतूर उस टीचर से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। अब यहाँ पे वो बूढ़ा टीचर उसे बताता है कि जब से उसने लोगों का एक्सोर्सिज्म करना शुरू करा था तब से सभी लोग उसी के पास जाने लगे थे जिसकी वजह से मेरा धंधा बहुत बेकार होता जा रहा था और मैं कुछ भी पैसे नहीं कमा पा रहा था तो मुझे उसे रास्ते से हटाना था तो इसीलिए मैंने उसे मरवा दिया। अब यहाँ पे वो टीचर उसे ये भी बताता है कि मैंने जानबूझ के उस लड़की को उसके पुराने घर में भेजा ताकि वो आत्माएं उस पर कब्जा कर ले और उसे पोजेस्ट कर दे ताकि मैं उस घर की मालकियत भी अपने नाम करवा सकूं। अब ये सारी बातें जानने के बाद संतूत घर पे आ जाता है और उसका एक्सोर्सिज्म शुरू करने लगता है। अब इस रूम में बहुत सारे लोग और भी होते हैं जिनमें से एक आदमी वो भी था जिसने रिहायू के डैड पे हमला करा था और रिहायू उसे इस वजह से जानती थी क्योंकि रिहायू ने उसके कान पे काटा हुआ था। उसे देखने के बाद रिहायू गुस्से में आ जाती है जिसकी वजह से बुरी आत्माओं ने उसके शरीर पे दोबारा से कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती है और वो बेकाबू हो जाती है। अब इसके बाद वो अपने अंकल पे हमला करने लगती है लेकिन यहाँ पे उसके अंकल उसे सफाई देते हुए सब
कुछ बता देते हैं। इस सब के पीछे उसके डैड के टीचर का हाथ है और उन्हीं का ये सब करा धरा है। अब यहाँ पे रिहायू ये चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने उस आदमी को देखा है जिसने डैड पे हमला करा था, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पे सतूत ये कन्फेस करता है कि मेरा बेटा इस काम में शामिल था, लेकिन मैंने इस सच्चाई को छुपाए रखा ताकि मेरे बेटे पे कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। और वो उससे ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैं आप सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं एक्सोर्सिज्म के थ्रू तुम्हें इन आत्माओं से मुक्त करना चाहता हूँ। लेकिन वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुमने आखिर ये सच्चाई क्यों छुपाई। अब वो कुछ आत्माओं को उसके बेटे के शरीर में डाल देती है, जिसकी वजह से उसका बेटा भी पोसेस्ड हो जाता है और वो अपने ही डैड पे हमला करने लगता है। यहाँ पे वो अपने डैड को खत्म कर देता है। अब इतनी ज्यादा शोर और आवाजें सुन के संतूत की वाइफ यहाँ पे आ जाती है और वो ये देख के रोने लग जाती है कि उसका बेटा उसके पति पे हमला कर रहा है। अब वो सबसे पहले एक्सोर्सिज्म करके अपने बेटे को होश में लाती है। अब होश में आने के बाद उसका बेटा भी रोने लगता है। इन सब चीजों को देखने के बाद उसका बेटा एकदम टूट सा जाता है, फिर वो खुद को ही खत्म कर लेता है। अब यहाँ पे संतूत की वाइफ को समझ में आ जाता है कि सिचुएशन अब बद से बदतर हो चुकी है और अब वो रिहायू का एक्सोर्सिज्म खुद से ही करने लगती है। अब वो अपने सारे दुख भुला के उसका एक्सोर्सिज्म शुरू कर देती है। फिर वो सभी सोल्स को रिहायू के शरीर से निकाल देती है। अब सभी तरह की बुरी सोल्स निकलने के बाद रिहायू एकदम नॉर्मल हो जाती है। अब हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे संतूत और उसके बेटे की कब्रें दिखाई जाती हैं। इस समय रिहायू को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसकी वजह से उसका पूरा परिवार बिखर चुका है। संतूत की वाइफ जो काफी ज्यादा अच्छी लेडी थी वो उससे कहती है कि देखो तुम खुद पे ब्लेम मत करो, ये सब बुरी आत्माओं की वजह से हुआ था। तो वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हें जिस जिन ने पोजेस करा था उसका नाम था कंजाब और वो जिन काफी ज्यादा ताकतवर था और उसकी बहुत सी एनर्जी उस छड़ी के अंदर भी थी, जिसकी हेल्प से ही हमने तुम्हारा एक्सोर्सिज्म करा था। अब एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि उस छड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी का अंत यहीं हो जाता है।